गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का नया दिन, नया अखबार द हिंदू। मई 10 आज तारीख है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो पहला आर्टिकल है यहाँ, हेमंत टू टेक ओवर आसाम सीएम टुडे। जो हेमंत बसवा हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा, ये आसाम के सीएम बनेंगे 15th चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। और मंडे को, यानी कि आज ही मंडे है, तो शायद आज ही ये ओथ लेंगे, शपथ लेंगे। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। तो ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। और वहाँ पे कितनी सीट्स हैं असम में? 126। बीजेपी ने कितनी जीती? 60। और दो और पार्टीज़ के साथ अलायंस बनाया, एक है एजीपी और एक है यूपीपीएल। तो इससे ज़्यादा इस आर्टिकल में कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है। और हम आगे बढ़ते हैं आज के अगले आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में ये नाम इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। संतोष कुमार गंगवार इनका नाम है, ये बरेली के एमपी हैं। ये उत्तर प्रदेश के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक आर्टिकल है, कोर्ट ऑर्डर्स DSLA टू कॉम्पनसेट किन ऑफ अ मैन हु डाइड इन कस्टडी। एक्चुअली इसमें इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी ये कब एग्जिस्टेंस में आई, तो ये पता होना चाहिए। दिल्ली विक्टिम्स कॉम्पनसेशन स्कीम क्या है, ये भी पता होना चाहिए। 2018 में ही आई है। इस स्कीम के अकॉर्डिंग जो भी कॉम्पनसेशन पे किया जाता है वो 15 दिन के अंदर पे कर दिया जाता है, और 1 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन है। इसमें यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया गया है, तो शायद इसलिए ये न्यूज़ में है। और आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। आते हैं अपने एडिटोरियल पेज की तरफ। इसमें हर रोज़ की तरह 4 आर्टिकल्स हैं। लॉकडाउन गेन्स, कंटिन्यूटी ऑफ ड्राविडियनिस्ट इलेक्टोरल डोमिनेंस, और एक है ट्रिप्स वेवर इज़ यूज़फुल बट नॉट मैजिक पिल, और एक आउटरीच एंड ओवररीच। इसमें एक पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसमें सीट्स के बारे में डिस्कस किया गया है, परसेंटेज ऑफ द पार्टी, किस तरह से एक्सपेक्टेशंस थे, क्या आउटकम्स थे। मतलब वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं था, तो हम अगले अपने इस आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। ये आर्टिकल जो है वो लॉकडाउन के ऊपर है। एक्चुअली लॉकडाउन से बेनिफिट्स क्या है, कोरोना वायरस के ऊपर ही है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे कि हम देख सकते हैं ये बहुत ही डेथ रेट्स बढ़ रहे थे, तो लॉकडाउन जो है एक इम्पॉर्टेंट मेजर था, जो कि बहुत सारे स्टेट्स लगा दिए गए हैं। बहुत सारे स्टेट्स जिसमें ऑलरेडी लॉकडाउन थे उनको बढ़ा दिया गया है। पब्लिक भी इसे अब एक्सेप्ट कर रही है कि लॉकडाउन रेस्ट्रिक्शंस जो है, या फिर जो भी तरीके गवर्नमेंट अपना रही है, जैसे कि लॉकडाउन या कर्फ्यू या रेस्ट्रिक्शंस लगाना, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और एक्सेप्ट कर लिया है पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब क्या? पब्लिक इसका विरोध नहीं कर रही है, पब्लिक इसे सपोर्ट कर रही है। और 90,000 डेली केसेस आ रहे थे फेब में, अब 4 लाख डेली केसेस आने लगे थे मई में। अब कम हो गए हैं, 3.5 लाख हो गए। इसके रीजंस दिए गए हैं, रॉन्ग मैसेजिंग, यानी कि बहुत सारे, और मैसिव पॉलिटिकल रैलीज, लार्ज रिलीजियस इवेंट्स। क्लियरली इसे यहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है वेस्ट बंगाल, असम और केरला की रैलीज़ को, और रिलीजियस इवेंट्स का मतलब यहाँ पे रेफ़र किया जा रहा है कुंभ को। व्हाट पीपल नाउ लुक फॉर, लोगों को अब क्या चाहिए? पब्लिक हेल्थ रिसर्च पॉलिसी से ज़्यादा पब्लिक हेल्थ चाहिए। और यहाँ पे डिस्कस किया गया कि WHO कोरोना वायरस को क्या एक्सप्लेन करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज़ कोरोना वायरस। तो यहाँ पे ये कैसे फैलता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स की वजह से। और अगर कोई कफ, स्नीज या सीक या कोई भी सांस लेता है 1 मीटर के आसपास होता है, और क्राउडेड प्लेस या पुअरली वेंटिलेटेड सेटिंग्स का मतलब जहाँ पे एग्जॉस्ट की कमी है, तो वैसी जगहों पे जहाँ जो कॉम्पैक्ट जगह है वहाँ पे कोरोना वायरस तेज़ी से फैलता है। और यहाँ पे अगली चीज़ डिस्कस की गई है कि वो उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो प्रिवेंट किया जा सकता है मास्क लगा के, डिस्टेंसिंग करके, रही गैदरिंग्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा के,
कहाँ गैदरिंग्स हो सकती है वो डिस्कस किया गया है। रेस्टोरेंट, मॉल्स, रिलीजियस साइट्स, ऑडिटोरिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सब कई चीज़ें। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तमिलनाडु ने हाल ही में एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है 4,000 रुपये का, यानी 4,000 रुपये पर पर्सन या पर फैमिली। इसके बारे में यहाँ पे कोई क्लियरेंस नहीं है, आप इसे पता करिएगा। और इसमें बाकी इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट नहीं है, वो डिस्कस किया गया है कि किस तरह से इसको ओवरकम किया जा सकता है। कुछ पुराना डेटा है, जैसे कितने एक्टिव केसेस थे, मेडिकल कम्युनिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़ ख़राब होती, बहुत ही बेकार है, सप्लाईज़ की कमी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे एक फ्रिटर्ड वर्ड है जिसका मतलब होता है वेस्ट, मतलब बेकार। तो यहाँ पे इस तरह से यूज़ किया गया है कि फ्रिटर्ड अवे, यानी कि बेकार हो गया, हटा दिया गया, ख़त्म हो गया, या फिर जिस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अगला आर्टिकल है आउट रीच एंड ओवर रीच। एज लॉन्ग एज द कोर्ट डज नॉट assert executive's role, action to mitigate a crisis is welcome। एक्चुअली इसमें डिस्कस किया गया है जो 12 मेंबर की नेशनल टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, जो कि उसका मेन मोटिव क्या है, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट और एलोकेशन ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन ऑन अ साइंटिफिक, रैशनल एंड इक्विटेबल बेसिस, यानी कि बराबरी से। तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में बनाई है, तो इसमें उसी के बारे में डिस्कस किया गया है कि यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स को एज़ पर नीड ऑक्सीजन की सप्लाई की जाए। और कोर्ट हैज़ ऑल्सो मैंडेटेड टू रिव्यू एंड सजेस्ट मेजर्स फॉर ensuring the availability of essential drugs and remedial measures to meet future emergencies during the pandemic। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो ड्रग्स है या फिर कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी भी रिलीफ मटेरियल्स हैं उनकी भी अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाए। और ये इसे आप यहाँ पे इन अदर वर्ड्स यहाँ पे कह सकते हैं जुडिशली एम्पावर्ड ग्रुप भी कह सकते हैं। 12 जो 12 लोग 12 पीपल टास्क फोर्स बनाई गई है। जो सेंटर है, द सेंटर सबमिटेड दैट एन एक्सपर्ट कमिटी मे बी कंस्टिट्यूटेड कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन्स ड्रॉन फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। सेंटर ने ही ये कहा था कि जो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जानी चाहिए या बनाई जा सकती है, और उसमें जो लोग होंगे वो पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के से होंगे। यानी कि सेंटर का ही एक क्या कहते हैं सजेशन था। सुप्रीम कोर्ट ने फोर्सफुली ये नहीं बनाई है। हाल ही में कर्नाटका हाई कोर्ट ने सेंटर से कहा कि 1200 टन मेडिकल ऑक्सीजन डेली चाहिए कर्नाटका को, जिस पे सेंटर सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये एक केयरफुल एंड कैलिब्रेट मैनर है कोर्ट का टूवर्ड्स द स्टेट। तो और यहाँ पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं, उन्होंने कहा है कि इफ़ एवरी हाई कोर्ट स्टार्टेड एंटरटेनिंग पिटिशंस ऑन इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन, पैंडेमिक मैनेजमेंट वुड बिकम अनवर्केबल। यानी कि उन्होंने कहा है कि अगर हर हाई कोर्ट, यानी कि सारे राज्यों के हाई कोर्ट जो हैं, अगर वो ये कहने लगे कि इक्वल ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, तो जो पैंडेमिक मैनेजमेंट है वो बिल्कुल काम नहीं कर पाएगा। बाकी चीज़ें इसमें बहुत सारी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है डिस्कस की गई हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अ ट्रिप्स वेवर इज़ यूजफुल बट नॉट अ मैजिक पिल। इसमें डिस्कस किया गया है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि जो पेटेंट राइट्स हैं, या पेटेंट नहीं कह सकते हैं, ओनली पेटेंट्स नहीं है इसमें, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। उसके वेवर को लेके जो भी हाल ही में नहीं, इंडिया काफ़ी पहले अक्टूबर में ही साउथ अफ्रीका के साथ WTO गया था, उसी के बारे में भी डिस्कस किया गया। समझते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ फाइनली रिलेंटेड एंड डिक्लेयर्ड इट्स सपोर्ट फॉर अ टेम्प्रोरी वेवर। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो टेम्प्रोरी वेवर के लिए सपोर्ट में है। यहाँ पे बताया गया है कि ट्रिप्स का मतलब क्या होता है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि WTO के अंडर आता है। और 2 अक्टूबर 2020 को इंडिया और साउथ अफ्रीका WTO में इसका प्रपोज़ल रखा था। क्या प्रपोज़ल था कि सेक्शन 1457 पार्ट 2 का इसे हटा दिया जाए कुछ टाइम के लिए। और ये 1457 क्या क्या कवर करते हैं, कॉपीराइट्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, पेटेंट्स एंड अनडिस्क्लोज्ड ट्रेड इन्फॉर्मेशन। यानी कि जो कंपनीज ट्रेड करती हैं तो कई चीज़ें जो डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं की जाती है, तो उनके बारे में ये हटा दिया जाए। जो कि एक ऑब्लिगेशन था कि बिना टेक्नोलॉजी, जैसे कि एक ऑब्लिगेशन है कि अगर कोई कंपनी
कोई ट्रेड कर रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे, वो टेक्नोलॉजी अपने पास रख सकती है और सिर्फ प्रोडक्ट का ट्रेड करेगी। और हाल ही में हमने देखा कि कनाडा इसके ख़िलाफ़ है, और यूरोपियन यूनियन एक्चुअली इसके अपोज़ में नहीं है। यूरोपियन यूनियन पहले अपोज़ में था, अब डिस्कशंस के लिए रेडी हो गया है। इसमें लिखा है कि यूरोपियन यूनियन टू गिव अप देयर अपोजिशन, एक्चुअली टू गिव अप नहीं है। द वेवर इज़ श्योरली पॉसिबल सिंस आर्टिकल, क्या ये वेवर पॉसिबल है? हाँ, ये पॉसिबल है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 9 ऑफ द WTO एग्रीमेंट, ये अलाउ है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज में इन टाइप के वेवर्स को लगाया जा सकता है, यानी कि जो एग्रीमेंट्स हैं उनमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। आगे इसमें इम्पॉर्टेंट है कि एक रेफरेंस दिया गया है कि HIV और एड्स के टाइम पे, यानी कि जो 1990 के टाइम पे अफ्रीका में जो क्राइसिस आया था, WTO ने डिसीजंस लिया 2003 में। ये जो ट्रिप्स के सर्टेन ऑब्लिगेशंस है, मतलब कुछ ट्रिप्स ये है, या जो ट्रेड जो अग्रीमेंट है, इनमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स को हटा दिया गया, यानी वेव कर दिया गया 2003 में। तो ये पहले हो चुका है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट आगे क्या है, बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें इम्पॉर्टेंट है US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कैथरीन ताई है, ये इनका नाम थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है। और हाल ही में स्टेटमेंट्स जो आई है, जो वो ये कहते हैं कि US जो है वो सपोर्ट तो करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के वेवर को, लेकिन सिर्फ वैक्सीन्स को लेके। और इंडिया और साउथ अफ्रीका ने जो वेवर प्रपोजल था वो सिर्फ वैक्सीन को लेके नहीं किया था, वो मेडिसिन्स को लेके, जो भी कोविड-19 से रिलेटेड ट्रीटमेंट में यूज़ करी जा सकती हैं, वो हर चीज़ को लेके इंडिया और साउथ अफ्रीका ने प्रपोज़ल दिया था। तो ये मिस ताई जो हैं, कैथरीन ताई, इन्होंने ये स्टेटमेंट में रिवील किया कि US सिर्फ कोविड-19 वैक्सीन्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वेव करने में सपोर्ट करता है। और यहाँ पे एक चीज़ कही गई है कि जो अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वेव कर दिया, हटा दिया जाता है, तो ये लीगल इम्पोज नहीं, मतलब कंपलसरी नहीं हो जाता है जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें या शेयर करें। ये उन पे वॉलंटरली अप्लाई होता है, यानी अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते। हालांकि जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं वो फोर्सफुली करवा सकते हैं, अपने अपने देश में फोर्सफुली करवा सकते हैं। और देखते हैं, तो इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो नॉट विथ स्टैंडिंग द यूजफुलनेस ऑफ ट्रिप्स वेवर, it is not a magnetic pill. It would work well only if countries simultaneously address the non-IP bottlenecks। यानी कि सिर्फ ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ये हटा देने से नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारी और एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट्स, यानी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स जो होती हैं, लॉजिस्टिकल चेंजेस, या सप्लाई चेन्स भी प्रॉपर नहीं है। तो ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अफेक्ट करती हैं प्रोडक्शन को, या फिर कह सकते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी रिलीफ मटेरियल है। तो इस आर्टिकल में इतना ही था, और हम समझ गए हैं, आर्टिकल को पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल है FRCA अमेंडमेंट्स क्लिपिंग आवर वर्क। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि अमेंडमेंट्स टू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये क्या है? ये एक्चुअली ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पिछले साल ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, ये इन्होंने कंपलसरी कर दिया कि जो भी NGOs हैं उन्हें दिल्ली में एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। एक्चुअली ये दिल्ली में है, और इनके अंडर जो है 22,000 22,500 करीब के NGOs हैं जो रजिस्टर्ड हैं। तो ये अभी एक्चुअली पिटीशन ये अभी दाखिल हुआ है, इस पर कोई रूलिंग या कोई भी रिपोर्ट्स नहीं आई हैं। तो जब आ जाएंगी वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी। अभी फ़िलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। स्किप करते हैं ये।
तो ये पेज नंबर 13 वर्ड पे यहाँ पे पहला आर्टिकल है, ये की सस्पेक्ट इन नाशीद अटैक अरेस्टेड। ये जो नाशीद है, मोहम्मद नाशीद या महमूद नाशीद, आई एम सॉरी इफ आई एम टेकिंग द नेम रॉन्ग, इनका जो की सस्पेक्ट है, इन पे जो आईडी ब्लास्ट करवाया गया था जिसमें बच गए थे, ये अरेस्ट किया जा चुका है। आईएसआईएस की तरफ से ये ब्लास्ट करवाया गया था, तो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पे एक आर्टिकल है, चाइना रॉकेट डबरी फॉल्स इन इंडियन ओशन नियर मालदीव्स। जो चाइना का लॉन्ग मार्च 5B/2 रॉकेट है, जो कि तियानहे, जो उनका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मॉड्यूल है, उसका एक पार्ट है तियानहे, उसको पहुंचा के वापस आ रहा था, उन्हें सक्सेसफुली पहुंचा दिया। और जब वापस आने लगा तो वो चाइना के कंट्रोल से बाहर चला गया और मालदीव्स में गिर गया। मालदीव्स में नहीं गिरा एक्चुअली, मालदीव से कुछ किलोमीटर दूर एक सॉरी एक नहीं, ओशियन में गिरा। और ये काफ़ी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इंडियन ओशियन वेस्ट ऑफ द मालदीव्स, यहाँ पे उसकी दी गई है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड 2.6 डिग्री नॉर्थ, ये सब। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि ये चाइना के एक ये कई से पहले भी हो चुका है। पहले एक यूएस का गिरा, फिर स्पेसएक्स अभी हाल ही में गिरा। तो ये बहुत ज़्यादा ऐसा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट न्यूज़ नहीं है, या फिर नई न्यूज़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट इस पर यह है कि जो 5B रॉकेट है, इम्पॉर्टेंट ये है कि वो क्या करने गया था। इम्पॉर्टेंट ये है कि चाइना का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। और 5B रॉकेट जो है, इस तरह का ये पहला रॉकेट था, और इस तरह के 10 रॉकेट और अभी चाइना लॉन्च करने वाला है, 10 रॉकेट। तो इसमें देखते हैं आगे इम्पोर्टेंट क्या है। इसमें इम्पोर्टेंट है नासा। नासा का फुल फॉर्म बहुत लोगों को नहीं पता है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन फुल फॉर्म होता है। उन्होंने निंदा की है चाइना की, चाइना ने फिर जो रिजेक्ट कर दिया है क्रिटिसिज्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाइना एक्सपर्ट्स रिजेक्टेड द क्रिटिसिज्म। तो ये सब तो पॉलिटिकल चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉलिटिकल नहीं कहेंगे क्योंकि नासा एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। और आगे बढ़ते हैं, तो CSMA, चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी क्या है? जो ये CSMA है, जो ये एक प्रोग्राम है जो कि चाइना ने लॉन्च किया था, बहुत पुराना प्रोग्राम है। इसमें चाइना इनिशिएटिव लेता है कि अपने लोगों को, या कह सकते हैं एस्ट्रोनॉट्स को, वो स्पेस में भेजे। और यहाँ पे अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है, नासा का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? नासा का एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन। ये भी ऐसे डायरेक्ट स्टेटमेंट्स नहीं देते हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ ये डायरेक्ट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और ग्लोबल टाइम्स के अकॉर्डिंग, जो कि एक चाइना का स्टेट स्पॉन्सर्ड न्यूज़पेपर है, या कह सकते हैं न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने कहा कि जो यूएस के स्पेसएक्स फैल्कन 9 रॉकेट की जो डेब्रीज गिरी थी, उस टाइम पे सिमिलर क्रिटिसिज्म नहीं मिला था देखने को वेस्टर्न कंट्रीज़ से, जो कि दिखाता है कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और आपको बताना चाहिए कि जो स्पेसएक्स है, ये एक प्राइवेट कंपनी है एलन मस्क की, जो कि सक्सेसफुली लॉन्च कर चुकी है कई रॉकेट्स। और काफ़ी बहुत फेलियर्स भी हुए हैं उनके साथ, लेकिन अब सक्सेसफुली रॉकेट्स लॉन्च कर चुकी है, वापस रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च कर चुकी है। आगे देखते हैं, ये पहला ऐसा नहीं था अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज, ये तीसरा या चौथा ऐसा दिया हुआ, इक्वल 4th बिगेस्ट, मतलब 4 सबसे बड़े अनकंट्रोल्ड री एंट्रीज में से ये एक था। और इस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5B/2 रॉकेट। ये तियानहे पार्ट को ले जा रहा था अपने मॉड्यूल के। बस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का लाइफ स्पैन दिया गया है यहाँ पे 2030। और ये जो चाइना मॉड्यूल लॉन्च कर रहा है, इसकी लाइफ स्पैन है 15 ईयर्स, 10 to 15 ईयर्स। हाल ही में रशिया ने भी कहा था कि अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। तो इस आर्टिकल में इतना ही है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, साउथ सूडान प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स पार्लियामेंट एज अ पार्ट ऑफ पीस अकॉर्ड। साउथ सूडान के जो प्रेसिडेंट हैं साल्वा कीर, इन्होंने अपनी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं रीक मैचार, या मैकार कह सकते हैं। और 5 साल से ये सिविल वॉर चल रहा था, जिसमें 3,80,000 लोग की डेथ हो गई और 40 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं दी गई हैं। यहाँ पे बस दी गई हैं कि इनका पार्लियामेंट डिज़ोल्व कर दिया गया है और नया पार्लियामेंट बनाया जाएगा। और 2018 अकॉर्ड क्या है? 2018 अकॉर्ड का मतलब होता है
अग्रीमेंट्स। तो इसका मतलब है कि जो 2018 में अग्रीमेंट्स हुई थी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और जो साउथ सूडान की गवर्नमेंट है उनके साथ, उसके अकॉर्डिंग साउथ सूडान के प्रेसिडेंट ने अपनी पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया है। तो आज इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। हर रोज़ इसी तरह की वीडियोस में डालता हूँ हर रोज़। आज थोड़ा लेट हो गया है, लेकिन हर रोज़ मैं 8 बजे वीडियो डालता हूँ सुबह सुबह। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, यहाँ तक आ गए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। गुड बाय।